everyone, welcome back to Mind's Mind tutorial. So our today's topic is living world, and we are starting with the chapter first of class 11 biology, and its name is living world. Also, you must know that this is a subject of botany. So in biology there are two fields, that is botany and zoology mainly. So in botany we generally study about plants, herbariums, living worlds, etc. And in zoology we generally study about animals and all the living organisms generally. So this was a basic thing which we must know. Also the topics which will be unfolded in this chapter will be introduction, what is living, diversity in the living world, taxonomic categories, taxonomical aids, etc. So if we talk about the introduction, the main thing here is life. Life होती क्या है? तो life एक तरह की full of amazing diversity है living organisms की हम कह सकते हैं. लेकिन अगर उसकी एक हमें proper definition देनी होगी तो वो ये होगी कि life is a unique complex organization of ions and molecules which perform certain chemical reactions in order to bring about life activities. ऐसी life में एक unique तरह से कुछ पाया जाता है जिसमें complex organization बनी हुई होती है ions की, मॉलिक्यूल्स की, एटम्स की, जो मिलकर एक तरह से एक सिस्टम बना लेते हैं जिसमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जितनी भी लाइफ एक्टिविटीज होती हैं वो पूरी हो सकती हैं. तो लाइफ कुछ भी नहीं है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें केमिकल रिएक्शंस हैं और वो लाइफ एक्टिविटीज को परफॉर्म करती है. सो आप आपके सामने देख सकते हैं इंट्रोडक्शन में ज्यादा कुछ नहीं है, ये पॉइंट्स हैं जो हमने यहाँ पर लिखे हैं. और ज्यादातर जो मेन यहाँ पर हम इस चैप्टर में देखते हैं वो ये होता है कि जो लाइफ है और जो लिविंग बींग्स है उनके प्रॉपरली कैरेक्टर्स क्या होते हैं. हम कैसे जानेंगे कि किसी चीज में लाइफ है, किसी चीज में लाइफ नहीं है, कोई चीज जिंदा है या कोई चीज जिंदा नहीं है. तो ये लाइफलेस है. हम उस चीजों को पता लगाने के लिए हमें यहाँ पर उसके कैरेक्टर्स पता होना चाहिए. तो वो कैरेक्टर्स के बारे में ही हम मेनली इस चैप्टर को पढ़ते हैं और क्या लिविंग होता है वो भी हम इसमें जानते हैं. तो ये जो इंट्रोडक्शन है थोड़ा बहुत इसी बारे में था. नेक्स्ट चीज देखेंगे तो व्हाट इज लिविंग, लिविंग होता क्या है उसके बारे में देखते हैं. जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लिविंग के वो मेनली होते हैं ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस. अब क्या हो रहा है, पहले हम इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं. ग्रोथ से क्या लेना देना है यहाँ पर कि जो भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या ग्रोथ अगर उनमें पाई जा रही तो क्या हम उसको लिविंग मान लेंगे. ग्रोथ होता क्या है बेसिकली, वो एक तरह का परमानेंट और इरिवर्सिबल चेंज होता है, जिसमें परमानेंट का मतलब है हमेशा रहने वाला और इरिवर्सिबल का मतलब होता है कि जो चीज एक बार हो जाए तो वो बदली नहीं जा सकती. तो जब किसी इंसान में ग्रोथ हो जाती है, फॉर एग्जांपल कोई अगर किड है, वो किड अगर ग्रो कर 50 ईयर्स का हो जाता है बाद में, तो क्या वो वापस से 50 ईयर्स से किड में चेंज हो सकता है? नहीं हो सकता. तो ग्रोथ एक इरिवर्सिबल चेंज और परमानेंट चेंज है. साथ में यहाँ पर क्या होता है, जो साइज होता है सेल का, किसी भी ऑर्गन का, पूरे ऑर्गेनिज्म का, वो जनरली ग्रोथ के अंदर बढ़ जाता है. उसका इंक्रीज हो जाएगा मास में, और नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स भी अगर बढ़ रहे हैं किसी जगह पर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक एरिया है, इस एरिया में मान लो एक मतलब कहना चाहिए एक इंसान यहाँ पर रहता था, फिर बाद में उसी एरिया में थोड़े टाइम बाद एक बढ़िया से पॉपुलेशन तैयार हो गई, बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते, कुछ लोग माइग्रेट हो गए वहाँ पर, कुछ लोग वहाँ पर ऑलरेडी जिनकी बर्थ हो गई, तो कुछ भी कह सकते हैं हम. तो इस तरह से अगर उसी एरिया में नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बढ़ जाएंगे तो उसको भी हम ग्रोथ में काउंट करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स यहाँ पर बढ़ गए. तो इसको हम कहते हैं ग्रोथ. अब ये जो ग्रोथ होती है इसमें एक यहाँ पर थोड़ा सा इसका कहना चाहिए लिमिटेशन भी आ जाती है अगर हम उसको लिविंग का कैरेक्टर्स मान रहे हैं. क्योंकि जैसे माउंटेन्स को अगर हम बात करें तो माउंटेन्स के ऊपर भी लगातार जो कहना चाहिए मटेरियल है वो जमता जाता है, तो वो छोटा सा माउंटेन बाद में बड़ा हो जाता है, तो वहां पर भी तो वो ग्रोथ शो कर रहा है. तो क्या हम उसको लिविंग मान लेंगे इसके बेसिस पर? तो हम उसको नहीं मान सकते. तो कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें वो माना जाएगा कि हाँ वो लिविंग के कैरेक्टर्स हैं, पर फिर भी वो नॉन लिविंग के कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं. दूसरा कैरेक्टर हम कह सकते हैं रिप्रोडक्शन है. रिप्रोडक्शन में हमें जानते हैं कि एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उससे दूसरे ऑर्गेनिज्म वहां से आ जाएंगे. अगर कहा जाए इसको सिंपल वर्ड्स में तो लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, जिंदगी से दूसरी जिंदगी का आ जाना रिप्रोडक्शन कहलाता है. या फिर हम उसको और भी कॉम्प्लेक्स वे में कहें तो दो तरह के रिप्रोडक्शन हो सकते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसका हमने हमारी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा ही है. तो ये चीजें होती है रिप्रोडक्शन. लेकिन अगर देखा जाए तो क्या हम इसको भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मान सकते हैं? तो यहाँ पर भी इसका नो आंसर होगा, क्योंकि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर एक हॉर्स है, हॉर्स और डोंकी का अगर कहना चाहिए हाइब्रिड तैयार किया जाए, इन दोनों का इनकी मेटिंग करवा दी जाए, तो इनका जो हाइब्रिड फॉर्म होता है जो कि म्यूल कहलाता है, म्यूल.
तो हॉर्स को अगर डोंकी के साथ मेट करवाया जाए तो जो म्यूल का फॉर्मेशन होता है, तो वो म्यूल जो होता है वो स्टेराइल होता है, इट कैन नॉट रिप्रोड्यूस वी कैन से। तो अगर हॉर्स को देखा जाए तो वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, डोंकी को देखा जाए वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन म्यूल नहीं कर सकता। लेकिन म्यूल में क्या फिर आप कह देंगे क्या उसमें लाइफ नहीं है, जबकि उसमें लाइफ होती है। तो क्या इसी वजह से हम कह सकते हैं रिप्रोडक्शन यहाँ पर एक प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक नहीं है जो कि लिविंग्स का होना चाहिए। तो ये वाली चीज यहाँ पर आ जाती है। एक और एग्जाम्पल लेंगे जिससे टाइगर और लियोन होता है, सॉरी टाइगर और लायन होता है, इन दोनों को अगर क्रॉस करवा दिया जाए तो इनका जो क्या जी हाइब्रिड फॉर्म होता है उसको टाइगॉन कहा जाता है, टिगॉन या फिर लिगर कहा जाता है। तो टिगॉन और लिगर भी यहाँ पर स्टेराइल होते हैं, इनफर्टाइल होते हैं और इनकेपेबल होते हैं एक अपने ऑफस्प्रिंग्स को ग्रो करने के लिए। तो उनके कभी कहना चाहिए बच्चे नहीं हो सकते। तो रिप्रोडक्शन को हम फिर से अगेन हम कह सकते हैं लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक नहीं मान सकते। नेक्स्ट, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में जितनी भी लाइफ एक्टिविटीज हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म होती है, केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में होती है, उसको हम मेटाबॉलिज्म कह सकते हैं। तो ऑल द केमिकल रिएक्शंस गोइंग ऑन अ लिविंग सेल आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज मेटाबॉलिज्म। दो तरह के मेटाबॉलिज्म हो सकते हैं, उसको यहाँ नोट कर देती हूँ। पहले होते हैं कैटाबॉलिज्म, CATABOLISM कैटाबॉलिज्म, और दूसरे होते हैं एनाबॉलिज्म, ANABOLISM। तो ये दो तरह के मेटाबॉलिज्म होते हैं। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है जब भी किसी चीज में ब्रेकडाउन पाया जाता है, एनाबॉलिज्म की बात कर रही हूँ मैं इसकी। तो कोई चीज में अगर सॉरी कहना चाहिए बिल्डिंग अप पाई जाए, ब्रेकडाउन नहीं कहना चाहिए, बिल्डिंग अप पाई जाए, जुड़ ना पाया जाए, तो उससे हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो बायोकेमिकल रिएक्शंस जिसके अंदर बिल्डिंग अप होता है, सिंथेसिस होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का फ्रॉम सिंपलर वंस, उसको एनाबॉलिज्म कहा जाता है। ये जब प्रोसेस होती है तो यहाँ पर एक मैं रिएक्शन भी मेंशन कर देती हूँ यहाँ पर, एनाबॉलिज्म। ठीक है, अब एनाबॉलिज्म में 6CO2 जो रहता है वो मिलकर 12H2O के साथ बना लेता है लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज को, जिसको हम C6H12O6 कहते हैं, ग्लूकोज को प्लस ऑक्सीजन को प्लस यहाँ पर वो बना लेता है वाटर को। तो ये वाली चीजें यहाँ पर होती है, ये होता है एनाबॉलिज्म, जिसमें यहाँ पर कुछ बिल्डिंग अप हुई है। ये दोनों छोटी छोटी चीजों ने मिलकर ग्लूकोज को बना लिया, एक बड़ी चीज को बना लिया। तो छोटी चीज मिलकर बड़ी चीज बना ले, उसको एनाबॉलिज्म कहा जाता है। हो सकता है यहाँ पर आपको यहाँ पर रिएक्शन थोड़ी क्लियरली नहीं दिख रही हो, तो हम लोग यहाँ पर उसको इसलिए यहाँ पर रीड आउट भी करते जाते हैं। दूसरी होती है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म, इसमें क्या होता है ब्रेक डाउन पाया जाता है, वहां बिल्डिंग अप थी तो यहाँ पर ब्रेक डाउन होता है। तो वो बायोकेमिकल रिएक्शन जो कि मेनली कंसर्न होती है ब्रेक डाउन को लेकर, जिसमें जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं। तो बड़ी चीजें जब छोटों में टूट जाए वो कैटाबॉलिज्म, छोटी चीजें जुड़कर बड़ी चीज बना ले वो एनाबॉलिज्म। इसका भी एक यहाँ पर रिएक्शन देख लेते हैं कि जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, ये जो ग्लूकोज होता है ये 6O2 के साथ मिलकर और किसकी प्रेजेंस में, एंजाइम्स की प्रेजेंस में 6CO2 बना लेता है, 6H2O बना लेता है और कुछ एनर्जी का रिलीज आउट कर देता है। तो एंजाइम्स की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हुई, इसको कैटाबॉलिज्म कहा जाता है। तो ये दोनों चीजें यहाँ पर थी। एक और टर्मिनोलॉजी यहाँ पर जरूरी होती है कि दोनों ही जो भी एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शंस होती है साइमल्टेनियसली लिविंग सेल के अंदर होती है, और जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वहां पर भी होती रहती है, लगातार चलती रहती है। तो ये जो चीजें यहाँ पर दो मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं। मेटाबॉलिक पाथवे जो होते हैं फोटोसिंथेसिस के क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, रेस्पिरेशन के माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, सिंथेसिस जो होता है लिपिड्स का वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, जो कि सेल ऑर्गेनल्स हुआ करते थे, हमने सेल चैप्टर में पढ़ा था और इस बार फिर से पढ़ेंगे। तो ये सारी जो चीजें हैं ये इसलिए ही पॉसिबल हो पाती है क्योंकि वहां पर कंपार्टमेंटलाइजेशन पाया जाता है। जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा होता है, कंपार्टमेंट्स में टूटा होता है, तो इसी वजह से यहाँ पर वो चीज होती है। तो ये था मेटाबॉलिज्म। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ पर ये मतलब है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके अंदर एक परफेक्ट ऑर्डर पाया जाता है, जिसमें सेल जो होते हैं मिलकर टिश्यूज बना लेते हैं, टिश्यूज मिलकर एक ऑर्गन बना लेते हैं, ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाता है और ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक ऑर्गेनिज्म को बना लेता है। हम यहाँ पर वो भी लिख लेंगे। तो सबसे पहले सेल होता है, सेल के बाद टिश्यू होता है, टिश्यू के बाद जो चीज बनती है वो होती है यहाँ पर ऑर्गन,
ऑर्गन मिलकर ऑर्गन का सिस्टम बना लेता है और लास्ट में जो चीज बनती है वो होती है ऑर्गेनिज्म। उसको भी हम यहाँ पर समझते हैं सेल, कोई नॉर्मल सेल है, फॉर एग्जांपल कोई भी स्टमक का सेल है, स्टमक का सेल मिलकर क्या करता है, टिश्यू फॉर्म करता है, तो वो स्टमक के टिश्यूज बनाएगा, स्टमक के टिश्यूज मिलकर एक ऑर्गन बनाएगी। अब ऑर्गन क्या रहेगा, खुद ही स्टमक रहेगा, स्टमक मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाएगा, तो स्टमक के साथ वहां पर पेनक्रियाज भी आता है और बहुत सारी चीजें वहां पर होती है, तो वो एक सिस्टम बनता है और उसके बाद एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये मिलकर जो स्टमक सिस्टम बनाएगा उसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, और जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो तो एक ह्यूमन बनेगा और दूसरा ऑर्गेनिज्म भी बन सकता है। तो ये एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसको सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब है कि अगर हमें पता है कि हमारी सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है तो उसको हम कहते हैं कॉन्शियसनेस। हम कितने कॉन्शियस हैं अपनी सराउंडिंग्स को लेकर। यहाँ पर एक एग्जाम्पल होता है, जो प्लांट होता है मिमोसा पुडिका, जिसको हम टच मी नॉट प्लांट भी कहते हैं, या फिर उसको हिंदी में छुई मुई प्लांट कहा जाता है। तो ये जो प्लांट होता है इसमें ये पाया गया है कि इस प्लांट को अगर हम टच करने की कोशिश करते हैं तो वो अपनी लीव्स को क्लोज कर लेता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये प्लांट ऐसे शो कर रहा है, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं कॉन्शियस है। ह्यूमन बींग्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं सबसे। कैसे डिफरेंट रहते हैं, क्योंकि ह्यूमंस ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अवेयर होते हैं ऑफ देमसेल्व्स। तो ह्यूमंस आर अवेयर ऑफ देमसेल्व्स। वो अकेले ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिन्हें ये पता है कि उनके अंदर क्या चल रहा है। बाहर का तो पता है, ये साथ में अंदर क्या चल रहा है वो भी पता है। तो हम उसको कहते हैं, अगर वर्ड्स में कहें तो सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो ये कॉन्शियसनेस के बारे में था। तो सम अप करने के लिए अगर देखें तो वो कैरेक्टर्स जो कि विच हैव नो एक्सेप्शन इज कॉल्ड डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। ऐसे कैरेक्टर्स जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है उसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ कहा जाएगा। ऊपर जितनी भी चीजों में एक्सेप्शन आ गया था वो डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं माना जाएगा। अब क्या होता है, जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होता है आर नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ, एज वेल एज मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। तो अगर कोई पूछ ले कि कौन सी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है और कौन सी नहीं है, तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों ही डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि रिप्रोडक्शन में हमने स्टेराइल केसेस देखे थे हाइब्रिड्स के, और ग्रोथ में हमने देखा था जैसे माउंटेन भी तो ग्रो कर सकता है। तो ये दोनों कैरेक्टर्स को हम नहीं मान सकते कि वो लाइफ को डिफाइन करेंगे। और वहीं मेटाबॉलिज्म जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। अगर हम यहाँ एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल कोई टेबल है, क्या टेबल के अंदर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस चल रही होगी अंदर? नहीं, वो बस जैसी है वो वैसी है। लेकिन ह्यूमंस की बात करें तो अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है, अंदर सर्कुलेशन हो रहा है, बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं, सारी चीजें वहां पर हो रही, तो उसको मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। तो हाँ, मेटाबॉलिज्म लाइफ को डिफाइन करता है। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन देखें तो क्या जो टेबल है उसके अंदर कहीं ऑर्गन सिस्टम है क्या, वहां पर कोई टिश्यूज है? नहीं है। तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन भी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाया जाएगा। कॉन्शियसनेस वो भी सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही पाई जाएगी और ह्यूमंस कॉन्शियसनेस पाई जाती है। ग्रोथ का क्या मतलब होता है, अगर इंक्रीज हो रहा है मास के अंदर, साइज ऑफ टिश्यू के अंदर, या फिर ऑर्गेनिज्म में या उसके पार्ट्स में, तो उसको ग्रोथ कहा जाता है। तो ये वाली चीज हो जाती है। अगर मास और नंबर को देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे के ट्विन कैरेक्टर्स होते हैं ग्रोथ के लिए, और इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज होता है ऑफ द ऑर्गन या फिर पार्ट, तो किसी भी इंडिविजुअल सेल में, तो उसको हम ग्रोथ कहते हैं। तो ये हमने अभी नॉर्मली पहले उसको वर्ड्स में डिस्कस करा था, अब हमने उसको रिटन फॉर्मेट में भी देखा। ग्रोथ दो तरह की होती है। पहली होती है इंट्रिंसिक ग्रोथ, वो ग्रोथ जो कि बॉडी अंदर से करती है, फ्रॉम इनसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको इंट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं। और इंट्रिंसिक ग्रोथ जो होती है वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ होती है, क्योंकि जो माउंटेन्स वगैरह उसके ऊपर रेत ऊपर से इकट्ठी होती है, उसके ऊपर से एक्यूमुलेट होती है। वहीं उस माउंटेन को देखें तो क्या अंदर से उसको कोई ग्रो कर रहा है कोई चीज? ऐसा नहीं है। ह्यूमंस की बात करें तो हाँ, हम अंदर से ग्रो करते हैं। हम जो खाना खाते हैं, जो हम लोगों के हार्मोन्स होते हैं, ग्रोथ हार्मोन होता है, वो वहां पर रेगुलेट करता है, तो हमारी इंटरनल ग्रोथ होती है। इसी वजह से उसको इंट्रिंसिक ग्रोथ कहा जाता है। अब बात आती है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ की। तो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ ऐसी ग्रोथ होती है जो कि आउटसाइड ऑफ द बॉडी पे डिपेंडेंट रहती है, जैसे कि एक्यूमुलेशन, इकट्ठा होना मटेरियल का किसी बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म या फिर सरफेस पर। और जो नॉन लिविंग मटेरियल्स होते हैं वो ये वाली ग्रोथ को एग्जिबिट करते हैं। माउंटेन एक नॉन लिविंग मटेरियल है, इसलिए वो कैसी ग्रोथ शो करेगा? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ शो करेगा, बाहरी ग्रोथ को शो करेगा। सॉरी, अब यहाँ पर बात आती है इंट्रिंसिक ग्रोथ इज ऑफ टू टाइप्स। दो तरह की इंट्रिंसिक ग्रोथ
तो पहली है इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, अनलिमिटेड ग्रोथ, जिसको कहा जाता है ग्रोथ विच अकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पान, इट अकर्स ओनली इन प्लांट्स। ठीक है, अब हम बात करें इंट्रिंसिक ग्रोथ, जो अंदर वाली ग्रोथ थी वो दो तरह से होती है। पहली इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, या फिर उसको अनलिमिटेड ग्रोथ कहते हो, यानी पूरी जिंदगी भर वहां पर जो भी ऑर्गेनिज्म होगा उसकी ग्रोथ होती रहेगी। जैसे प्लांट्स, वो एक बार जब बढ़ना शुरू करता है तो पूरी जिंदगी, जब तक उसकी एंड ना आ जाए, उसकी डेथ ना हो जाए, वो जब तक बढ़ता ही रहता है। तो ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि प्लांट्स होते हैं, वो ये वाली ग्रोथ शो करते हैं। दूसरी ग्रोथ होती है डिटर्मिनेट ग्रोथ या फिर लिमिटेड ग्रोथ, जैसे हम ह्यूमंस शो करते हैं। हम, आपने देखा होगा, हम कोई पेड़ों की तरह लंबे तो नहीं हो जाते, हमारी इतनी हाइट तो नहीं बढ़ जाती, तो वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि हम लोगों में डिटर्मिनेट ग्रोथ होती है। एक पर्टिकुलर टाइम तक 6 फीट 7 फीट मैक्सिमम है, उससे ज्यादा कोई इंसान नहीं ग्रो करेगा। तो ग्रोथ विच अकर्स ओनली अप टू सर्टन एज, इट अकर्स ओनली इन एनिमल्स, सिर्फ एनिमल्स में होती है। और सेल डिवीजन अकर्स ओनली इन सर्टन टिश्यूज टू रिप्लेस लॉसेस। ज्यादा से ज्यादा हमें क्या होता है कि कोई अगर डैमेज्ड टिश्यू हो गया है तो वो डैमेज टिश्यू वहां पर रिप्लेस हो जाएगा और वहां पर नया टिश्यू आ जाएगा। लेकिन जो इंसान का बॉडी साइज है वो बार बार नहीं बदलेगा। हाँ, लेकिन इंसान इतना जरूर हो सकता है, वो फैट हो सकता है, वो थिन हो सकता है, जिसको हम ओबीज कह सकते हैं या फिट कह सकते हैं, लेकिन जो उसकी लेंथ है वो वहां पर चेंज नहीं हो सकती, उसका जो बॉडी रेशियो है वो वहां पर चेंज नहीं हो सकता। तो ये होती है डिटर्मिनेट ग्रोथ। नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल और प्रोजेनी इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। जब किसी भी न्यू इंडिविजुअल का प्रोजेनी का फॉर्मेशन होता है, कोई नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, तो उसको रिप्रोडक्शन कहा जाता है। प्रोजेनी का वर्ड हम अगर ऑफस्प्रिंग भी यूज कर लें तो वो भी सही होगा। इन दोनों का मतलब किड्स होता है, चिल्ड्रन होता है, लेकिन हम लोग बायोलॉजी के अंदर प्रोजेनी और ऑफस्प्रिंग जैसी टर्मिनोलॉजीज का यूज करते हैं किसी भी नए इंडिविजुअल के लिए। तो ये रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन थी। अगर मल्टी सेल्यूलर्स का केस देखें, जो ऑर्गेनिज्म में एक से ज्यादा सेल पाए जाते हैं, एक से ज्यादा अगर सेल है तो वो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है। तो इन ऐसे ऑर्गेनिजम्स में जो प्रोडक्शन होता है प्रोजेनी का, ऑफस्प्रिंग का, उसके अंदर कैसे फीचर्स होते हैं, उसमें ऐसे फीचर्स होते हैं कि जो कि लेस सिमिलर हो सकते हैं और ज्यादा सिमिलर हो सकते हैं अपने पेरेंट्स के। तो कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स जैसे हो सकते हैं और कभी ना भी हो। तो ये वाली चीजें मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है। यूनिसेल्यूलर में अगर केस देखें तो वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया, यूनिसेल्यूलर एल्गी, अमीबा, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिसमें एक ही सेल पाया जाता है। यूनी का मतलब वन और सेल्यूलर का मतलब सेल। तो इसमें इंक्रीज होता है नंबर ऑफ सेल में, और इनमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ और जो रिप्रोडक्शन होता है वो कहीं ना कहीं एक ही टर्मिनोलॉजी कह सकते हैं हम, एक ही बात है, क्योंकि इनमें ऐसा रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है जैसे कि एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। फिर रिप्रोडक्शन जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं कहेंगे हम कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में तो पाया ही नहीं जा सकता, बल्कि वो कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाएगा। फॉर एग्जांपल म्यूल्स का हमने केस देखा था, हमने स्टेराइल ह्यूमन कपल्स का भी कह सकते हैं हम यहाँ पर, वर्कर बीज का हम यहाँ कह सकते हैं, क्योंकि ये वर्कर बीज सारी जो रहती है वो इनफर्टाइल होती है, वहीं जो क्वीन बी होती है सिर्फ वही फर्टाइल होती है। तो ये जो रिप्रोडक्शन होता है हम उसको एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते लाइफ की। नेक्स्ट पॉइंट है कि रिप्रोडक्शन कितने तरह का होता है। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उस ऐसे रिप्रोडक्शन को कहते हैं जहां पर फर्टिलाइजेशन या फिर गैमेट फ्यूजन हम कह सकते हैं, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज होना, ये जो फ्यूजन होता है, और जो मियोसिस होता है, तो ये जो दोनों चीज होती है यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होती। तो कोई पूछ ले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो जहां पर फर्टिलाइजेशन और मियोसिस एब्सेंट होता है उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। जैसे एग्जांपल्स है यहाँ पर, उसको भी देखेंगे हम यहाँ पर। पहला पॉइंट है एसेक्सुअल स्पोर्स की, तो ये जो शुरू में लिखी है वो मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और आगे जो चीजें लिखी है वो उनके ऑर्गेनिज्म से जो कि ये शो करते हैं। तो एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं एल्गी एंड फंजाई में, बडिंग शो करते हैं ईस्ट एंड हाइड्रा। ईस्ट हमने ब्रेड्स वगैरह में भी यूज करते हुए पाया है लोगों को। फ्रेगमेंटेशन जो फिलामेंटस एल्गी, फंजाई, प्रोटोनेमा होता है मॉस इन प्लांट्स का, वहां होती है। ट्रू रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट द लॉस्ट पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म, दैट इज प्लानेरिया। किसी ऑर्गेनिज्म को आप कट कर देंगे और फिर फॉर एग्जाम्पल प्लानेरिया या फिर ड्यूजेशिया हम कह सकते हैं, इस ऑर्गेनिज्म को अगर हम कट करते हैं तो जितने भी हमने टुकड़ों में इसको तोड़ा है इतने ही टुकड़े मिलकर नया ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। तो इसको कहते हैं रीजनरेशन। एक ही ऑर्गेनिज्म इतने हजारों ऑर्गेनिज्म बना लेगा अगर आपने बहुत सारे उसके पीसेस कर दिए, तो इसको रीजनरेशन कहा जाता है। वहीं लिजार्ड की बात करें तो जो लिजार्ड होती है उसकी भी अगर टेल को कट कर दिया जाए तो थोड़े टाइम बाद वो अपनी टेल को ग्रो कर लेती है, वो भी रीजनरेशन होता है। और देखेंगे
तो यहाँ पर लिखा है कि रीजनरेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें लॉस्ट पार्ट जो होता है बॉडी का वो रिपेयर हो जाता है और रीजनरेट हो जाता है, जैसे स्टारफिश और लिजार्ड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है जहाँ फर्टिलाइजेशन और मियोसिस का फॉर्मेशन, मतलब मियोसिस जो प्रोसेस है वहाँ पर उसकी अकरेंस होती है, तो मियोसिस, और फर्टिलाइजेशन जहाँ प्रेजेंट होगा उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाएगा। और यहाँ पर प्रोजेनी का फॉर्मेशन भी होता है लास्ट में, उसको प्रोजेनी कहा जाता है। तो ये था सेक्सुअल मेटाबॉलिज्म। सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। जितनी भी हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होती है उनका सम टोटल मेटाबॉलिज्म कहलाता है, जिसमें सर्कुलेशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जितनी भी ह्यूमन फिजियोलॉजी के टॉपिक्स है वो सब इंक्लूड कर देंगे। जो भी बॉडी में रिपेयर चल रहा है, बॉडी में कोई चीज़ जनरेट हो रही है, सब चीज़ें मेटाबॉलिज्म के अंदर आती है। जो और जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें चाहे यूनिसेल्युलर हो या वो मल्टी सेल्युलर हो, सभी ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म को शो करते हैं। लेकिन कोई भी लिविंग ऑब्जेक्ट जो होता है वो मेटाबॉलिज्म शो नहीं करता। जैसे मैंने एक टेबल का एग्जांपल लिया था, टेबल को हम देखेंगे तो क्या उसके अंदर कुछ मेटाबॉलिज्म हो रहा होगा? क्या वो सांस ले रही है, क्या वो रेस्पायर कर रही है, क्या वो खाना खा रही है? वो कुछ भी नहीं करेगी, बस वो अपना काम करेगी कि वो अपनी हमारी जो बुक्स हम कह सकते हैं उसको अपने ऊपर रख लेगी। तो वो मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म नहीं करती है। मेटाबॉलिज्म सिर्फ लिविंग ऑब्जेक्ट्स में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है लाइफ की, और जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है बॉडी के बाहर हो सकती है और टेस्ट ट्यूब में भी हो सकती है, जिसको हम इन विट्रो कहते हैं। जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी फॉर्मेशन, जो बॉडी के आउटसाइड वहाँ पे फर्टिलाइजेशन परफॉर्म होता है, उसको इन विट्रो कहा जाता है। तो ये ना ही ये लिविंग हो सकते हैं ना नॉन लिविंग हो सकते उस बेसिक टाइम पर। और ये जो आइसोलेटेड रिएक्शंस होती है उसको हम लिविंग थिंग्स उस टाइम के लिए तो नहीं कह सकते क्योंकि वो बॉडी के बाहर हो रही है। तो बट दे आर डेफिनेटली लिविंग रिएक्शन। हालांकि जो आईवीएफ के अगर टेस्ट ट्यूब बेबीज को हम देखें वो लिविंग होगी, वहाँ रिएक्शन जो हो रही है वो भी लिविंग रिएक्शन होगी, लेकिन फिर भी हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज दे आर सिमिलर टू द रिएक्शन परफॉर्मिंग इन आवर बॉडी। तो जो बॉडी के अंदर रिएक्शन होती है वो कई हद तक उससे थोड़ी अलग है, तो हम उसको मेटाबॉलिज्म में काउंट नहीं करेंगे। जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स, फंजाई, माइक्रोब्स होते हैं ये मेटाबॉलिज्म को शो करते हैं। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो यहाँ पर हमने पहले भी देखा था। तो सेल एक बेसिक यूनिट होता है लाइफ का, क्योंकि वो बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है, और जितनी भी चीज़ें होती है पहले सेल से शुरू होती है। तो सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सेल के बने होते हैं। सेल जो होते हैं वो दो तरह से हो सकते हैं। पहले अगर सिर्फ सिंगल सेल से ऑर्गेनिज्म बना है तो उसको यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। वहीं अगर एक से ज़्यादा सेल से ऑर्गेनिज्म बना होता है तो उसको मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कैपेबल होते हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के, और सारे एसेंशियल फंक्शंस जो होते हैं लाइफ के वो परफॉर्म कर लेते हैं। तो जितनी भी चीज़ें एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। तो ये पॉइंट यहाँ पर आता है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, ये सब उसके एग्जाम्पल होते हैं क्योंकि ये एक ही सेल के बने होते हैं और ये ऑर्गेनिज्म के अंदर ही वो एक्सक्रीशन, डाइजेशन सारी चीज़ें उस एक सेल के थ्रू कर लेते हैं। तो एक इंडिपेंडेंट लिविंग वहाँ पर हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर सेल जो होता है फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है और फंक्शनल यूनिट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होता है लाइफ का। नेक्स्ट है कॉन्शियसनेस के बारे में हमने देखा था। वो एबिलिटी जिससे कि हम अपने सराउंडिंग को सेंस करते हैं, इन्वायरमेंट को सेंस करते हैं और फिर उसको रिस्पॉन्ड करते हैं उसके ऊपर, उस इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई को, उसको कॉन्शियसनेस कहा जाता है। तो उसके ऊपर यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है, हालांकि हम उसको पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो सिंपली इसको देख लेते हैं। जो भी यहाँ पर पॉइंट्स है कुछ इस तरह से ये पॉइंट्स यहाँ पर होंगे। तो इसके ऊपर हमने सेल्फ कॉन्शियसनेस के बारे में देखा था, थोड़ा बहुत मिमोसा पुडिका प्लांट के बारे में देखा था, और ये कुछ पॉइंट्स है। इसके बाद अब हम जो चीज़ स्टार्ट करेंगे वो होगी डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड।